सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी के उस चुनावी घोषणा पत्र का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे जिसे उसने न्याय पत्र का नाम दिया है। यह न्याय पत्र कुल 48 पन्नों का है और इसमें कांग्रेस पार्टी ने कुल मिलाकर देश के लोगों से 344 चुनावी वायदे किए हैं और इन सभी वादों को उसने न्याय का प्रतीक चिन्ह बताया है। लेकिन इसी न्याय पत्र में कांग्रेस पार्टी से दो बड़ी गलतियां भी हुई हैं। तो पहले हम आपको गलती बताते हैं और आपको बताते हैं कि कांग्रेस की जिस टीम ने इस चुनावी घोषणा पत्र को तैयार किया है, मैनिफेस्टो को तैयार किया है, शायद उसने कुछ लापरवाही से काम किया। पहली गलती तो यह है कि इसमें पर्यावरण को लेकर चिंता जताते हुए पेज नंबर 43 पर जिस प्रदूषित नदी की तस्वीर प्रकाशित की गई है वो नदी असल में भारत में है ही नहीं। यह तस्वीर अमेरिका में स्थित एक झील की है और यह जो तस्वीर कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लगाई है यह 10 साल से भी ज्यादा पुरानी तस्वीर है। भारत की तस्वीर नहीं है बल्कि अमेरिका की तस्वीर है। इसी न्याय पत्र में दूसरी बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह हुई कि उसने अपने चुनावी घोषणा पत्र को मोदी सरकार की मौजूदा नीतियों का सिर्फ एक विरोध पत्र बनाकर रख दिया। यानी इसमें उन्होंने मौलिक सोच और मौलिक योजनाओं को शामिल नहीं किया है। हर पन्ने पर आपको मोदी का डर दिखाई देता है और हर पन्ने पर सिर्फ मोदी का विरोध दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो पूरी योजना है भविष्य की वो सिर्फ यह है कि उन्हें मोदी का विरोध करना है, मोदी की लाई हुई हर नीति को और हर फैसले को पलटना है। बस यही उनका विजन है। कांग्रेस को इस न्याय पत्र में यह बताना चाहिए था कि वो देश में लोगों के लिए ऐसा क्या नया करेगी जो इससे पहले किसी ने नहीं किया, लेकिन उसने इसकी जगह अपनी ज्यादातर घोषणाओं को मोदी सरकार की नीतियों के विरोध तक ही सीमित कर दिया। और कैसे, मैं आपको बताऊंगा। हम आपको कांग्रेस पार्टी की पहले तो ऐसी 10 बड़ी घोषणाओं के बारे में बताएंगे जो मोदी सरकार की नीतियों से ही जुड़ी हुई है। यानी मोदी ने कांग्रेस की कल्पना शक्ति को बांध दिया है। इनमें पहली बड़ी घोषणा यह है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद अग्निपथ योजना को समाप्त कर देगी, जिसके तहत अभी मोदी सरकार तीनों सेनाओं में 4 वर्षों के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर रही है। तो कांग्रेस अग्निपथ योजना को समाप्त कर देगी। दूसरा, कांग्रेस पार्टी देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था को कभी भी लागू नहीं होने देगी। तीसरा, मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति की समीक्षा करने के बाद उसमें भी बदलाव किए जाएंगे। चौथा, कांग्रेस मालदीव्स के साथ भारत के रिश्तों में सुधार लाएगी। पांचवां, जीएसटी काउंसिल का दोबारा से डिजाइन किया जाएगा, उसका पुनर्गठन किया जाएगा। छठा, नोटबंदी के फैसले और फ्रांस से खरीदे गए रफाल लड़ाकू विमानों की डील की जांच की जाएगी और यह तब है जब सुप्रीम कोर्ट इन दोनों ही मामलों में पहले ही भारत सरकार को क्लीन चिट दे चुका है। लेकिन कांग्रेस ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट को भी मानती नहीं। कांग्रेस का 7वां बड़ा वादा यह है कि वो सत्ता में आने पर चुनावी बॉन्ड्स की स्कीम की भी जांच कराएगी, जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस को खुद इन्हीं चुनावी बॉन्ड से 12% यानी लगभग 1950 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। और 8वां वादा है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के मामलों में जो नेता आरोपी होने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए उन तमाम नेताओं के खिलाफ फिर से सारे केस खोले जाएंगे, यानी उनकी फाइल दोबारा से खोली जाएगी। एक तरीके से उन नेताओं को धमकी है। 9वां, कांग्रेस पार्टी मानहानि के जुर्म को अपराध मुक्त बना देगी। लेकिन सोचिए, कांग्रेस को यह वादा अपने न्याय पत्र में डालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका एक कारण तो यही हो सकता है कि राहुल गांधी को पिछले साल मानहानि के ही एक मामले में अदालत ने दोषी माना था, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता रद्द हो गई थी। 10वां वादा यह है कि कांग्रेस संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन करेगी, जिससे दल बदलने वाले सांसदों और विधायकों की सदस्यता को तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। और ऐसा लगता है कि यह वादा भी कांग्रेस ने अपने लिए ही इस न्याय पत्र में डाला है। जिस तरह मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में विधायकों के दल बदलने से कांग्रेस पार्टी की सरकारें गिर गई, जिस तरह और बहुत राज्यों में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, सांसद या विधायक कांग्रेस छोड़कर चले गए, शायद उसे देखते हुए ही कांग्रेस ने यह वादा अपने इस न्याय पत्र में किया है। और इसी न्याय पत्र में एक वादा यह भी है कि जिस तरह अभी बीजेपी की राज्य सरकारों में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाती है, उस बुलडोजर न्याय पर कांग्रेस रोक लगा देगी और कांग्रेस की सरकारों में
आरोपियों के फर्जी एनकाउंटर नहीं होंगे और मॉब लिंचिंग के मामलों में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को वैसे तो न्याय पत्र का नाम दिया है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें न्याय की ज्यादातर बातें सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही लिखी गई हैं। इसमें कांग्रेस लिखती है कि वो बहुसंख्यकवाद के खिलाफ है, और सब जानते हैं कि बहुसंख्यक इस देश में कौन है। बहुसंख्यक हैं हिंदू। लेकिन इसी लाइन के आगे वो ये भी लिखते हैं कि कांग्रेस भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, और वो सरकार में आने पर यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी नौकरी, कौशल विकास और खेल में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले। और कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों से वादा करने के लिए इस न्याय पत्र में बाकायदा एक अलग से खंड बनाया है, लेकिन बाकी लोगों के लिए इसमें कोई अलग से खंड नहीं बनाया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको इस मैनिफेस्टो का एक अंश और मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जिसमें लिखा है, भारत के इतिहास और लोकतांत्रिक परंपराओं को समझते हुए कांग्रेस का मानना है कि तानाशाही या बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है, और कांग्रेस भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कांग्रेस का एक बहुत बड़ा मुद्दा यह है कि हमारे देश में अल्पसंख्यक जो हैं वो सुरक्षित महसूस नहीं करते, अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं, और वो उनकी सुरक्षा की गारंटी अपने इस मैनिफेस्टो में दे रही है। कांग्रेस के इस न्याय पत्र का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की सोच को और उसकी कल्पना शक्ति को शायद बांध कर रख दिया है, जिसकी वजह से कांग्रेस मोदी सरकार की नीतियों और उसके द्वारा चिन्हित किए गए मुद्दों से आगे कुछ नया सोच नहीं पा रही है। वो उसी में बंद कर और उसी में उलझ कर रह गई है। और इस समय हो यह रहा है कि जो जो मुद्दे प्रधानमंत्री मोदी ने उठाए या जो नीतियां और योजनाएं मोदी सरकार ने बनाई, उन पर ही कांग्रेस पार्टी अपनी सारी प्रतिक्रिया दे रही है और अपनी सारी ताकत सिर्फ उन पर लगा रही है, और आगे का नहीं सोच पा रही, नया नहीं सोच पा रही। उसका आज का यह न्याय पत्र भी मोदी सरकार पर उसकी एक प्रतिक्रिया ही माना जाएगा, क्योंकि इसमें घोषणाएं तो हैं, लेकिन ये सभी घोषणाएं प्रधानमंत्री मोदी के ही आसपास सीमित है। और कांग्रेस का यह न्याय पत्र असल में मोदी हटाओ पत्र बनकर रह गया है। आजकल हमारे देश में आईपीएल चल रहा है, और क्रिकेट की भाषा में अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की टीम को उस पिच पर आकर खेलने के लिए मजबूर कर दिया है जो पिच स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने तैयार की है। और कांग्रेस पार्टी अब इसमें फंस गई है, क्योंकि जिस पिच पर कांग्रेस, हमारे देश के युवा इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर तो अपनी आईडी बना रहे हैं, लेकिन वो वोटर आईडी नहीं बनवा रहे हैं। भारत में इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 18 से 19 वर्ष के बीच 4 करोड़ 90 लाख युवा हैं, लगभग 5 करोड़ युवा हैं, और ये सारे नए वोटर्स होंगे, क्योंकि ये अभी अभी बालिग हुए हैं और ये उनका पहला चुनाव होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख यानी सिर्फ 38% युवा ही ऐसे हैं जिन्होंने इस बार के चुनाव में वोट देने के लिए अपना पंजीकरण कराया है, और बाकी के 62% युवा इस बार लोकसभा चुनाव में वोट देने के इच्छुक ही शायद नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना वोटर आईडी बनाया नहीं है, और चुनाव शुरू होने में अब 2 हफ्ते का समय बचा है। और ऐसा लगता है जैसे उन्हें देश की नई सरकार चुनने में शायद कोई रुचि ही नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, उत्तराखंड, हरियाणा और केरल जैसे राज्यों के ज्यादातर युवा लोकसभा चुनाव में अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते, यानी वोट डालना ही नहीं चाहते। बिहार में सबसे कम 17%, दिल्ली में सिर्फ 21%, उत्तर प्रदेश में 23%, महाराष्ट्र में सिर्फ 32%। 18 से 19 साल के युवाओं ने इस बार अपना वोटर आईडी बनवाया है या पंजीकरण कराया है, और इन राज्यों के बाकी लाखों युवा इस बार चुनाव में वोट शायद नहीं डालेंगे। सोचिए कितनी गंभीर बात है कि जिससे गलत है। सच यह है कि शराब घोटाले में शरत रेड्डी, राघव मंगुटा और एमएस रेड्डी और दिनेश अरोड़ा ने जो बयान दिए हैं, वो बयान ईडी ने नहीं रिकॉर्ड किए हैं, बल्कि खुद जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दिए गए हैं, और सीआरपीसी के सेक्शन 164 के तहत ये बयान दर्ज हुए हैं। और इन बयानों को रिकॉर्ड करते समय मजिस्ट्रेट के सामने ये सुनिश्चित किया गया कि ये लोग किसी दबाव में बयान नहीं दे रहे, और ये खुद
मजिस्ट्रेट ने सुनिश्चित किया। संजय सिंह इस पर भी गलत दावा करते हैं और वो ये नहीं बताते कि स्पेशल कोर्ट ने इन बयानों को ईडी द्वारा पेश किए गए सबूतों से मैच किया और जब ये बयान सबूतों से मैच हुए तब ही कोर्ट ने इस घोटाले में सुनवाई शुरू की। बाद में ये लोग इस घोटाले में अप्रूवर बने, लेकिन संजय सिंह ये बातें बता नहीं रहे और वो लोगों के बीच गलत जानकारी या ये कह दीजिए कि सीमित जानकारी रख रहे हैं। आज ये भी सोचिए कि शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा से रिश्वत लेने के आरोप गलत हैं, तो फिर इस शराब कारोबारी के साथ अरविंद केजरीवाल की ये तस्वीरें आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं और अरविंद केजरीवाल इस शराब कारोबारी से क्यों मुलाकात करते थे, क्यों मिलते थे। आज मैं आपको दो तस्वीरें दिखा रहा हूं, दिनेश अरोड़ा और अरविंद केजरीवाल, और दिनेश अरोड़ा और मनीष सिसोदिया एक साथ। संजय सिंह का यह भी कहना है कि ईडी ने आरोपियों के ऐसे बयानों को इस केस से हटा दिया जिनमें उन्होंने केजरीवाल को क्लीन चिट दी थी, लेकिन सच यह है कि अभी तक केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर ही नहीं की है। इसलिए संजय सिंह का यह दावा भी गलत है। ये कौन से बयान लगाए हैं, कौन से हटाए हैं, तो तब पता चलेगा जब चार्जशीट आएगी। यानी जब तक ईडी ने चार्जशीट ही दायर नहीं की, बयानों का जिक्र ही नहीं किया, तो संजय सिंह किस आधार पर कहते हैं कि उन बयानों को छिपा लिया गया है जिनमें केजरीवाल को क्लीन चिट दी गई थी। अब मैं आपको कुछ चैट्स पढ़कर सुनाता हूं। देखिए आपकी स्क्रीन पर कुछ चैट्स हैं। बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं और फिर बताता हूं कि चैट्स में क्या क्या है। देखिए बड़ी स्क्रीन पर इन चैट्स को हम करते हैं। एक एक करके हमारे पास कुछ चैट्स हैं, आप देखते जाइए। ये सारे विजय नायर के फोन से लिए गए उनके चैट्स हैं जिनमें शराब घोटाले के बारे में बात हो रही है। और एक चैट में आपको और पढ़कर बताता हूं जिसमें गोवा की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है और वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी कह रही है, ये देखिए, ये सारे वो चैट्स हैं जो ईडी ने अपने अलग अलग दस्तावेजों में अदालत को दिए हैं। अब देखिए सुनील दुग्गल क्या कहते हैं। ये विजय नायर के बारे में बात कर रहे हैं। सुरेश वॉज डेप्यूटेड टू मीट हिम वेयर ही डिमांडेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। अब कौन कौन सी डिमांड्स उन्होंने रखी हैं ये तो इसमें नहीं लिखा, लेकिन ये पक्का लिखा है कि ही डिमांडेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। फिर उन्हें यह डर भी सता रहा है कि एसोसिएशन इज प्लानिंग टू गो टू कोर्ट नेक्स्ट वीक। अब देखिए ये एक कंपनी है, एरॉन जिंक एडवर्टाइजिंग, गोवा की कंपनी है। वो क्या लिखते हैं, ब्रो आप पेमेंट विल बी कैश और बिलिंग। आम आदमी पार्टी की जो पेमेंट है वो कैश से होगी या बिल से होगी। उसको जवाब दिया जा रहा है, देखिए उसमें लिखा जा रहा है बोथ, यानी हम कैश से भी करेंगे और बिल से भी करेंगे। और फिर वो पूछ रहा है एंड बाय व्हेन आई विल गेट माय पेमेंट। अब दिनेश अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर जो एक तस्वीर पोस्ट की है वो है संजय सिंह और संजय सिंह की पत्नी की। और दिनेश अरोड़ा लिखते हैं हैप्पी एनिवर्सरी संजय सिंह भैया एंड अनीता सिंह भाभी। यानी दिनेश अरोड़ा इन्हें भैया और भाभी कहकर बुलाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के संबंध दोनों के बीच में रहे होंगे। अब यह देखिए कि जिस दिनेश अरोड़ा पर संजय सिंह को रिश्वत देने के आरोप हैं, उन्हीं दिनेश अरोड़ा ने मई 2020 में यह तस्वीर जो मैंने अभी आपको दिखाई थी ये उन्होंने पोस्ट की है। देखिए वही दिनेश अरोड़ा जो इस शराब घोटाले में आरोपी हैं, उन्होंने भैया और भाभी की तस्वीर पोस्ट की है। अब आगे देखिए, दिनेश अरोड़ा ने कोविड के समय खाने के पैकेट्स बांटे थे
और तब संजय सिंह ने उन्हें बाकायदा अपने लेटर हेड पर चिट्ठी लिखकर धन्यवाद दिया था। और इससे भी यह कनेक्शन साबित होता है। देखिए संजय सिंह क्या लिख रहे हैं दिनेश अरोड़ा को। आपने अपने व्यक्तिगत सहयोग से कोरोना महामारी के संकट की स्थिति में दिल्ली के जरूरतमंदों के लिए 5000 राशन के पैकेट उपलब्ध करवाए। आपकी इस उदारता के लिए हृदय से आपको आभार व्यक्त करता हूं। मैं दिल्ली की जनता की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। संजय सिंह की चिट्ठी है। हालांकि ये चिट्ठी कोई भी किसी को लिख सकता है। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो ये चिट्ठी लिखी जा सकती है। इसमें इस चिट्ठी के आधार पर मैं ये कह दूं कि संजय सिंह और इनका इस तरह का कोई रिश्ता साबित होता है, लेकिन इससे क्या साबित होता है? इससे यह जरूर पता चलता है कि दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, दोनों के बहुत मधुर संबंध थे और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की बहुत अच्छी स्थिति में थे। और बाद में जो ईडी ने सबूत दिए हैं उससे यह पता भी लगता है कि दोनों ने बाद में एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की कोशिश की, शराब घोटाले के तहत। अब यह भ्रष्टाचार हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और दो तरह के लोग हैं जो कहते हैं कि एक वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल को बहुत परेशान किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को बहुत परेशान किया जा रहा है, उन्हें चुन चुनकर जेल में डाला जा रहा है, ये तो लोकतंत्र की हत्या हो गई, ऐसे में चुनाव कैसे हो पाएगा? ये सब कुछ चुनावों की वजह से हो रहा है और ये काम जो है मोदी सरकार ठीक नहीं कर रही।